नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं सीधे हाथ को डॉक्टर अरुणेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कांग्रेस के नेता हैं। छोटी मोटी बात मत समझना, समझिए। और बराबर में प्रोफेसर कुलदीप मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। और इनके बराबर में शादाब रिजवी, हमारे सहयोगी। जी शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल, क्योंकि उपचुनाव है, 9 सीटों पे उपचुनाव है और वहाँ से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। और सबसे जो बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस पे आरोप है कि पुलिस लोगों को वोट नहीं डालने दे रही। लोग परेशान हैं, वीडियो बना बना के गिर रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, क्या चल रहा है? देखो साहब, कोई कुछ भी कहे, लेकिन देश में इस समय अंधेर काल चल रहा है। जब सबसे पहले ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कोस के चुनावी रण इन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद पैसे बांटना शुरू कर दिया। कल तमाम वीडियो वायरल होते रहे जहां महाराष्ट्र के एक नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव खुल्लम खुल्ला होटल में ऐसे ऐसे करके पैसे बांट रहे भाई साहब। और फिर बाद में ये कह रहे हैं मैं तो मीटिंग ले रहा था, जबकि वो रंगे हाथों पकड़े गए और कई तमाम नेशनल चैनलों पे उनके वीडियो वायरल हो रहे। और जब उस मामले से भी इनको लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो लास्ट हथियार इनका आ गया पुलिस प्रशासन को लगाकर अब इन्होंने क्या काम किया है कि जाति देख के, धर्म देख के, यानी कि वोटर आईडी चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे बोल रखा है कि पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी नागरिक की आईडी कार्ड चेक करें। फिर भी आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान दिख रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो उसको वो वोट डालने नहीं दे रहे हैं, अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल एक तरीके से बोला जाए तो शासन प्रशासन का बिल्कुल गुंडागर्दी चल रही है, नंगा नाच चल रहा है। और पूरी तरीके से जो राजनीति का गिरा हुआ स्तर, एक शासन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति किस कदर अपना स्तर गिरा सकता है, वो हमें आज देखने को मिल रहा है। तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 9 महत्वपूर्ण उपचुनाव की सीटें हों, या फिर झारखंड की 38 सीटों पे चुनाव हो, या फिर महाराष्ट्र की 280 सीटों पे चुनाव हो। सभी जगह पूरा तांडव चल रहा है। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया की जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने राजनीति का स्तर बिल्कुल रसातल में ला दिया है। राजनीति का स्तर रसातल में ला दिया है। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं और लोग बहुत परेशान हैं और वीडियो बना बनाकर चुनाव आयोग को वीडियो भेज रहे हैं और सभा अध्यक्ष ने सीधा सीधा सवाल उठा दिया है। देखिए चो साहब, जैसा आप भी बता रहे हो और अभी डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात रखी, भाई मैं तो ये सोच रहा कि ये चुनाव की प्रक्रिया बंदी कर देनी चाहिए। भाई अगर आप इसी तरीके से करेंगे, देखिए लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव है ये राष्ट्रीय पर्व है और चुनाव सुचारू रूप से चले, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है। लेकिन अगर चुनाव आयोग अपनी भूमिका अच्छे से अदा नहीं कर पा रहा और सरकार को साम दान दंड भेद किसी भी तरीके से चुनाव जीतना, तो मैं तो कह रहा ऐसे ही जो है डिक्लेयर कर दो। कम से कम जो जनता का अंधाधुंध पैसा आप चुनाव कराने में खर्चते हैं, आप देखो, मैं तो अलग अलग मंचों से कह रहा, ये चुनाव प्रचार करें। चुनाव प्रचार करने में एक एक रैली में कितने कितने करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा। इसके बाद में चुनाव करवाएंगे, वहां पे भी जो है खर्च होगा। लोग उसमें अपनी जो है सेवाएं देंगे, उसमें कर्मचारी लगेंगे, पुलिस फोर्स लगेंगे। इनफैक्ट कई लोग जब चुनाव होंगे तो वहां पे भी जो है मारपीट भी होगी, कई बार जो है गोली लगने से कई लोगों की मृत्यु भी हो जा। तो आप ये सारा ड्रामा करी क्यों रहे? इसे चुनाव को खत्म कर दो और अपनी सरकार ऐसे ही बना लो। अदरवाइज मैं कह रहा देश की जनता से आप जागरूक हो जाओ, आपको जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार की चाल समझनी पड़ेगी और खास तौर से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, और मैं तो
खुले रूप से कह रहा, डॉक्टर साहब ने भी बात बताई, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझे कि जो रास्ता अब आप चुनाव जीतने के लिए बना रहे, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में, आज आप सत्ता में हैं, देखो कल को आपको विपक्ष में भी आना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान से सुने जरा, देश के लोग और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जो अंधभक्त बने हुए हैं अभी भी सरकार के, भाई देश काल और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। अंधभक्त आपने कहा, अंधभक्त किसको अंधभक्त कह रहे हैं आप? अंधभक्त वे है जो अपने दिमाग से नहीं चलते और जैसे सरकार चाह रही वे जैसा सरकार करेगी ऐसे ही करेंगे, अपना दिमाग तो वे यूज ही नहीं करते। अदरवाइज आप एक बात बताओ भाई, इस तरीके की बात होनी चाहिए का? मतदान करना ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें तो सब मतदान करें। अब पुलिसकर्मी, जैसे रिपोर्ट आ रही है, आप भी बता रहे हैं, भाई पुलिसकर्मी कैसे चेक कर सके आई कार्ड को, कैसे मतदान को प्रभावित कर सके, और खास तौर से जो नीचे तबके का वोटर है, कृपा करके मेरी बात को अन्यथा न ले, जो वोटर जागरूक नहीं है, जिसे बेचारे की समझ नहीं है, आपने एक वोटर के साथ में ऐसा कर लिया, वो फिर अपनी वोट डालेगा या नहीं डालेगा, फिर वो जाएगा, वो 10 आदमी को और ऐसी बात कहेगा, भाई वहां तो ऐसे ऐसे हो रहा। क्यों भाई? वोट डालने कौन जाएगा? कौन आफत में पैर देगा? कौन आग के घेरे में कूदेगा? तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, और ये लोकतंत्र के ऊपर मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं एक काला धब्बा। कई वीडियो तो ऐसी वायरल हो रही हैं कि जिसमें पुलिस खुद लोगों का वीडियो बना रही है और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि वो लोग पुलिस की नजरों में हैं। नहीं, इस तरीके की वीडियो नहीं, बिल्कुल इस तरीके की काफी सारी वीडियो जो है वायरल हो रही, सुबह से हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वीडियो चल रही, और मेरे ख्याल से ये एक नए किस्म का भारत, आप किस तरीके का भारत बनाना चाह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र के अंदर जो है सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र और लोकतंत्र का महापर्व। अरे भाई कैसा लोकतंत्र, किस तरीके का महापर्व? अगर आप पर्व को इस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसा काम चलेगा? अरे ये जनता आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से ये कह रहा, अगर आपको देश बचाना, देश के अस्तित्व को बचाना, आपको लोकतंत्र को बचाना, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा। मेरा मानना ये भी है कि जो सत्ता पक्ष में होते हैं वे कहीं ना कहीं भाई हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो करते आवे जब चुनाव होंगे, लेकिन इस तरीके की आप गड़बड़ी करेंगे, आप मतदाताओं को अपना मतदान नहीं करने देंगे, आप मतदाताओं को डराओगे। और इनफैक्ट मुझे तो अभी गाजियाबाद में भी ये सूचना मिल रही थी कि आप लोगों की वोट भी कटवाओगे। चौधरी साहब आप देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा कि भाई ये एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग आपको वोट नहीं देंगे, आपने सारे की सारी जो है वोटर लिस्ट से उनके जो है नाम सफाया करा दिए। मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड में नहीं बोल रहा, लोगों की मैं सुनी सुनाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो भाई फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? और जनता जागरूक क्यों नहीं होती? जनता इन सब मुद्दों के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? टीवी चैनल पे मैं तो आपको भी धन्यवाद दे रहा, भाई कम से कम आप हमारे से इस तरीके की जो है ये वार्तालाप तो कर रहे, क्यों नहीं टीवी चैनल वाले बोलते? अरे कल को आपके ऊपर भी जब उल्टा पड़ेगा इनका वार, आपको पता चलेगा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जनता की आवाज उठाना। आप सरकार की भी आवाज उठाओ, सरकार के पक्ष की बात करो, लेकिन अगर कोई सरकार गलत काम कर रही, भाई थोड़ा बहुत कुछ तो इंसानियत बची, अपने धर्म को समझो, अपने कर्म को समझो। अल्टीमेटली आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र चौथे स्तंभ पे टिका हुआ, आप अपनी इंपोर्टेंस को समझो। आप सरकार के खिलाफ भी बोलो, और मैं फिर कह रहा, आज सरकार भाजपा की हो सके, कल को विपक्ष की सरकार आवे, फिर क्या करोगे? अब भाजपा की गोदी में बैठे, कल को विपक्ष की गोदी में बैठोगे, ऐसे ही तोता बने रहोगे तुम सरकारों का। अरे अपना काम करो। मीडिया कर्मी जितने भी है भाई, किसी के अंदर तो हिम्मत हो, कोई तो सच्चाई दिखावे। कहीं ना कहीं बहुत ही सोचनीय और बहुत ही निंदनीय है सारी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं। सादाब रिजवी, वीडियो आप बहुत बेहतर तरीके से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरीके की वीडियो आ रही हैं, और उसमें सीधा कहीं ना कहीं निशाना जो लगा हुआ है वो पुलिस टारगेट पे है, और पुलिस किसको टारगेट कर रही है ये भी आपको बेहतर तरीके से पता होगा। क्या कहना चाहेंगे? विभाग जी, अघोषित इमरजेंसी, सीधा मैं कहूँगा अघोषित इमरजेंसी का दौर है, और ये बिल्कुल नहीं नकार सकते कि देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और मार्शल लॉ लागू हो चुका है। ये सिर्फ छलावा है, ये दिखावा है कि डेमोक्रेसी चल रही है। डेमोक्रेसी बिल्कुल छीन हो चुकी है, देश से हट चुकी है। दूसरी बात, आपने बात की, आप ये कह रहे हैं सीधा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। और भाई साहब बात कर रहे थे प्रोफेसर कुलदीप मलिक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, चौथा स्तंभ नहीं, बाकी के 3 स्तंभ जो है वो भी धराशायी हो चुके हैं। आज की जो वीडियो है और विपक्ष जो निशाना उस पर साध रहा है, अखिलेश यादव की वीडियो आप देख रहे होंगे, ट्वीट देख रहे होंगे, विपक्ष ने अपना काम
जो उनका अपना काम था वो बखूबी निभाया है। लेकिन दर्शकों, आप भी जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये देश किस ओर जा रहा है और ये देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी उसका लोकतंत्र कहाँ चला गया। एक पिलर नहीं, डेमोक्रेसी के तीनों पिलर गिर चुके हैं, चौथा पिलर तो आप देख ही रहे हैं। एक चीज और आपने कही थी, एक बात बेबाक जी, चुनाव, तो चुनाव का मतलब होता है चुना हुआ व्यक्ति भेजना। अब चुनाव की परिभाषा बदल दी गई है, अब थोपाओ की परिभाषा संज्ञा दे देनी चाहिए। थोपाओ यानी प्रत्याशी आपको थोपा जा रहा है, जिसको सत्ता चाहती है वही आपके ऊपर थोप दिया जाता है। बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं वोटरों के रास्ते में, मतदाताओं के चेहरे उनके बिल्कुल ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल है। गड्ढे, जेसीबी मशीन, जो बुलडोजर पहले मकानन ने गिरा रो, आज वो बुलडोजर रास्तन ने खोद रो है। कौन के रास्ता खोद रो है? जो वोटर वोट गिनने जा रहे हैं उनके रास्ता खोद दिए गए, मिट्टी के ढेर लगा दिए गए। पुलिस को चाक चौबंद इंतजाम है। बेबाक जी, ओबीसी, यादव समाज, मुस्लिम समाज, अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था कि यादवों को और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के वोट काट दिए गए। सबसे पहला तो यही वार किया गया कि उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हैं। दूसरा वार कि अब उनको डराया गया। तीसरा वार पुलिस लगा दी गई। पुलिस की तैनाती इसलिए कर दी गई मतदाताओं के ऊपर कि उनके ऊपर रोक लगाई जा सके, भय का माहौल बनाया जा सके। और ये भय का माहौल, जेसीबी पर उन्हें यादव से बात करेंगे। उन्हें यादव जी, जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए बड़े बड़े। देखो, एक तरफ कोर्ट ये कहता है कि बुलडोजर और जेसीबी मॉडल संवैधानिक नहीं है। जो सरकारें इस मॉडल को या इस तरह की प्रक्रिया को बिना कोर्ट की परमिशन के लगाने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से सिर्फ इतना सा सवाल है कि साहब, अब कोर्ट क्या कर रहा है? अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ये कहता है, दम्भ भरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गाने गाता है और चुनाव आयोगों का ये कहना है, जो चुनाव आयुक्त हैं, कि साहब निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं। कल नोट बांटे गए, आज जेसीबी से खुदाई हो रही है, पुलिस वाले वोट नहीं डालने दे रहे हैं, यादव मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। उनको नाम, मैंने पहले भी कहा था कि नाम देखकर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो देखते हैं ना, गरीब तबके का व्यक्ति है, जो बेचारा पहले से असहाय है, पुलिस का काम है कि उसको सपोर्ट करे। प्रशासन का काम क्या होता है? पुलिस को तो ऐसे कहते हैं ना, वो तो जनता की सेवा के लिए। उनका काम होना चाहिए कि कोई लाचार व्यक्ति है, कोई कम जानकार व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है, तो आइए आप, मैं आपको वोट डलवाता हूँ। लेकिन अब पुलिस का मतलब बदल चुका है। पुलिस कभी सदाचारी हुआ करती थी, लोगों का आपस में झगड़ा होता था या कोई किसी को परेशान करता था तो आदमी क्या कहता था कि भाई ज्यादा परेशान करेगा, अभी पुलिस में चला जाऊंगा, थाने चला जाऊंगा, तुझे ठीक करवा दूंगा। और अब पुलिस क्या है? अब आदमी डरता है, पुलिस को देख के डरता है कि पुलिस आ गए, कहीं फर्जी एनकाउंटर ना कर दे, कहीं पैसे ना हमसे जंड ले, कहीं हमें अनायास तरीके से परेशान ना किया जाए, कहीं हमारी जेब में नशा पत्ता ना डाल दिया जाए। क्योंकि तमाम वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनकी जेब में नशे की पुड़ियां डाल के, उनकी गाड़ियों में हथियार रख के वीडियो बना ली जाती है और उनको फिर अपराधी बना के उनका फर्जी एनकाउंटर भी कर दिया जाता है। तो पुलिस की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। और अब यहाँ पे जो रोल है, जो भूमिका है, वो कोर्ट की बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है कि आखिर कोर्ट स्वतः संज्ञान इस तरह के मामले में क्यों नहीं लेता। जहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आ जाती हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, वहाँ तो कोर्ट फास्ट ट्रैक तरीके से काम करता है, रात के रात में फैसले दिए जाते हैं। और जब देश का लोकतंत्र का पर्व है, जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पे पूरे देश का लोकतंत्र टिका हुआ है, वो है चुनाव। चुनाव में जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, जब महाराष्ट्र में ऐसी धांधली हो रही हैं, झारखंड में वो आपने बीजेपी वाला वीडियो देखा होगा कि मुस्लिम समाज को किस तरीके से टारगेट करके वो वीडियो बनाया गया, और जब तमाम लोगों ने चुनाव आयोग को टैग किया, तब जाके चुनाव आयोग ने उस पर एक्शन क्या लिया, वो वीडियो सिर्फ डिलीट करवाया। अभी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब इतना ज़्यादा पक्षपात हो रहा है,
इतना ज्यादा प्रधानमंत्री की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है, 2014 से पहले हमने देखा होगा कभी किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री, कोई भी चुना हुआ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन जाता था वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होता था, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी पद की गरिमा इतनी गिरा दी है, इतनी ज्यादा गिरा दी और उससे भी ज्यादा गिरा दी कि उन्हें अफ्रीका के बच्चे, उन्हें यूक्रेन के बच्चे तो रोते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झांसी में जो बच्चे झुलस गए हैं उस पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर जो जल रहा है उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। अफ्रीका में जाके तो वो मगरमच्छी आंसू बहा सकते हैं वहां के दुर्दशा देख के, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है, पिछले 2 साल से जो वहां तांडव हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोल सकते। और मणिपुर को लेके एक मैं लेटेस्ट खबर आपको और बताऊंगा कि मणिपुर में बीजेपी के 37 विधायक हैं और 37 में से 18 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है साहब। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पे पूरे देश का नेशनल मीडिया इस समय चुप्पी साधे हुए है। नेशनल मीडिया चुप्पी साधे हुए है। 18 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है मणिपुर में। देखिए चौधरी साहब, जहां तक आप मीडिया की बात कर रहे हैं, भाई मैं तो पहले ही बोल चुका था कि मीडिया तो मीडिया नहीं रहा, ये तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिल्कुल ढेर हो रहा और मीडिया तो कहीं ना कहीं सरकार का तोता बन रहा। जैसे जैसे जो खबरें मीडिया में सरकार चलवाना चाह रही, मीडिया वही खबर चला रहा। अभी हम बात कर रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे। आप देखो, चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है, और खास तौर से वो ऐसी संस्था जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गवर्न करती हो, और उसके ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से पहले से ही कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन उठते थे। लेकिन अब पिछले लगभग 11 साल से जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है और जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर देखे, आप अभी लेटेस्ट देखो, अभी आप चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर कर दी चुनावों की, इसके बाद में उस डेट को पोस्टपोन कर दिया। आपने हरियाणा में देखा होगा, अभी आपने जो है यूपी के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं, आपने इसकी डेट देखी होगी। आप एक बात बताओ, जब चुनाव आयोग लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की डेट डिक्लेयर करता है तो वो सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए वो डेट डिक्लेयर करता है। मैं जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि अब से पहले चुनाव आयोग ने जो डेट डिक्लेयर कर दी उसी डेट पर चुनाव हो गए। इस देश में एक ऐसा समय आया जब देश ने सबसे बड़ा आतंकी हमला, मैं बॉम्बे में जो अटैक हुआ था वो हमला जो है सहन करा, और उसके जस्ट बाद चुनाव होने वाले थे, चुनाव हुए, वो डेट चेंज नहीं करी गई। लेकिन अब तो अगर सरकार को बिल्कुल बिंदास आदमी भाई, और जो दिल में वही बोल रहा है स्पष्ट बात, अगर सरकार को यह लगने लगे कि भाई इस डेट में चुनाव नहीं जीता जाने का, तो सरकार उस आगे हटवा ले, उसमें जो है अलग अलग फिर जो है तर्क देना शुरू कर देगी। मैं चूंकि मुजफ्फरनगर से आता हूं, मीरापुर में चुनाव है, वहां पे चुनाव 13 तारीख को होना था, लेकिन इसके बाद वो 20 तारीख को कर दिया। अब आप तर्क देखो, चुनाव आयोग तर्क क्या दे रहा। चुनाव आयोग कह रहा कि भाई गंगा स्नान था, आप देखो गंगा स्नान हमारे उधर जो है बड़ी बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे। मैं पूछना चाह रहा, क्या चुनाव आयोग इतना निठल्ला हो गया देश का कि उसे ये पर्व पहले नजर नहीं आ रहा था? अरे नहीं भाई, सरकार उस तरीके से माहौल वहां नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में उधर ही मुजफ्फरनगर में ही घूम रहा था, सरकार का माहौल बना ही नहीं था, तो सरकार ने अपने अकॉर्डिंग जो है आगे चुनाव बढ़वा लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये, हमारे दर्शक जो है वो माहौल नहीं समझ पाए, आप दोबारा माहौल बताएं। माहौल क्या? माहौल वो है, वहां सत्ता पक्ष का जो कैंडिडेट था वो जीतने वाला नहीं था, उनके पक्ष में माहौल नहीं था। तो अब सरकार ने क्या करा, वो डेट आगे बढ़वा दी माहौल बनाने के लिए। आप समझ रहे? यानी कि मैं जनता को ये बताना चाह रहा, अगर चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन जाएगा, अगर चुनाव आयोग सरकार का तोता बन जाएगा, अगर चुनाव आयोग वही काम करेगा जो सरकार चाहेगी, क्यों भाई चुनाव आयोग क्यों बस सरकार ये चुनाव करवाने लगा? मैं तो कह रहा ना, इन्हें खत्म करो ना चुनावी प्रक्रिया को, आप ऐसे ही डिक्लेयर कर दो। चौधरी साहब, बहुत पैसा बर्बाद हो रहा। आप देखो पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा खर्च किया जा रहा, जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग ध्यान दे भाई, वो सबसे ज्यादा चुनाव में पैसा हिंदुस्तान की सरकार खर्च कर रही। और ये तो वो पैसा है जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है, ऑफ रिकॉर्ड कितना पैसा खर्च करा जा रहा। चौधरी साहब, अगर मैं बताने लगूं तो विश्वास नहीं करने गए। एक जगह एक तरफ तो हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को सरकार जो है मुफ्त में अनाज दे रही, यानी कि हम इतने गरीब है कि 80 करोड़ लोगों के पास में खाने के लिए अन्न नहीं, और उस देश में चुनाव आयोग चुनाव के ऊपर इतना पैसा खर्च करे और फिर भी निष्पक्ष चुनाव ना हो पावे। क्यों भाई, क्या मतलब है चुनाव आयोग का? जरा ध्यान दे, वीडियो ये चुनाव आयोग को भी जागी। डॉक्टर कुलदीप मलिक,
चुनाव आयोग से ये निवेदन करता है कि आप सरकार का तोता ना बने, आप निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। अगर आप निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा, अदरवाइज भाई लोकतंत्र तो खतरे में है। देखो मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। लोकतंत्र तो खतरे में है। सादाब रिजवी, माहौल और जेसीबी में कोई संबंध है? बिल्कुल पूरा संबंध है। माहौल जहाँ बिगड़ता देखा जाता है वहीं जेसीबी उतार दी जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है। एक बात मैं आपको ये भी बता रहा था कि लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र है। दूसरी बात यह है कि जो भाई साहब ने अभी कहा कि जो चुनाव आयोग अपना कठपुतली का कार्य कर रहा है, तो कठपुतली का कार्य करने में चुनाव आयोग को भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव है, और दबाव चुनाव आयोग पे नहीं है, दबाव जितने भी विभाग हैं, सरकारी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, यहाँ तक के हमारे जो न्यायालय के ऊपर, जिसके न्याय के मंदिर जिसको लोग कहते थे, उन न्याय के मंदिरों से भी अब आवाज़ नहीं उठ रही है। एक बात यह भी है कि विपक्ष अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। विभाग जी, विपक्ष का काम है, अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, विपक्ष मजबूत है, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनेगा कौन? क्यों आवाज़ सुनेगा कौन? क्योंकि एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर रमेश यादव, आपसे सवाल लगेगा कि न्याय के मंदिरों से भी आवाज़ नहीं उठ पा रही है, ये सवाल लेगा। बिल्कुल, तो ये सबसे अहम सवाल है, और रमेश यादव जी भी जवाब देंगे, इस बात को बताएंगे बखूबी कि आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जो कहावत थी वो चरितार्थ हो रही है। लो जी, अब कहावत एक बार और सुन लो, अगर आपने ध्यान नहीं करा हो तो कहावत एक बार और से सुन लो। बिल्कुल, लोकतंत्र के ऊपर जो ये हमला है, जो लोकतंत्र का पर्व है, डेमोक्रेसी का पर्व बताया जाता है और मनाया जाता है देश के अंदर, उस पर हमला हो रहा है, उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो समझ लो कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान बचेगा ही नहीं। आप देखिए, आपके सामने ही महंगाई हो रही है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने बड़े बड़े जो उद्योगपति वो सब कब्जा कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई बात नहीं। आपके सामने सारी जो चीज़ों को, जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं, वो मुहैया कराने में भी बहुत ज़्यादा एफडीआई और वो सब चीज़ें, टैक्स लगाए जा रहे हैं, जीएसटी लगाई जा रही है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई बात नहीं। लेकिन जब लोकतंत्र के पर्व पर, जब डेमोक्रेसी पर हमला होगा, तो संविधान की धज्जियां उड़ना लाजमी है। इसीलिए मैंने इस कहावत को कहा है कि आवाज़ सुनने वाला कोई बचा ही नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, और सुना दीजिए आप। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यही कहावत है। यही कहावत है। कहावत तो आपने सुनी ली होगी। जी बिल्कुल। और सवाल सीधा सीधा न्यायालय पे भी उठ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए साहब, सीधी सी बात है कि न्यायालय में भी जो व्यक्ति बैठा है वो एक आदमी है, और आदमी की अपनी मजबूरियां और कमजोरियां होती हैं, और मौजूदा सरकार के जो गृह मंत्रालय हैं उनमें जितने भी सचिव हैं उनको ये टास्क दिए जाते हैं कि फला फला व्यक्ति की तमाम फाइलें लेके आओ और उनकी दुखती रगें देखो, कहाँ कहाँ दुखती रगें हैं, और उन्हीं दुखती रगों पे उनको पिंच करके उनसे बोलना है कि आपको ये काम करना है, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा। भाई मनुष्य है, मनुष्य से गलतियां होती हैं, गलतियों का पिटारा होता है। अब सरकार क्या कर रही है कि उन व्यक्तियों को जो की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों को आगे पहुंचाया जा रहा है। आप थोड़ा सा, मैं एक 2 मिनट का समय लूँगा। आपको ध्यान होगा नोटबंदी के दौरान रघुराम राजन जी ने, जब नोटबंदी होने वाली थी, रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जो मोदी जी ने प्रपोजल रखा उसका उन्होंने मना कर दिया और ये बोला कि इसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे, नोटबंदी नहीं की जा सकती, कि ये करने के अपने अलग तरीके हैं लेकिन इस तरीके से नहीं होगी। मोदी जी को पसंद नहीं आया, रघुराम राजन जी ने रिजाइन कर दिया और उर्जित पटेल जी को, जो कि इनकॉम्पिटेंट थे, यानी कि वो उतने काबिल नहीं थे, उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, नोटबंदी लगाई गई। अब नोटबंदी लगने के 6 महीने बाद जब नोटों की काउंटिंग हुई तो उर्जित पटेल जी को पसीने छूट गए, क्योंकि 99.2% नोट तो कलेक्ट हो गए बैंकों में, क्योंकि जो भी सारी कालाबाजारी होनी थी वो बैंक मैनेजरों और तमाम जो सरकार के सिस्टम के लोग थे उन लोगों ने कर लिया था। खुद अमित शाह जी जिस बैंक के डायरेक्टर हुआ करते थे गुजरात की, उस बैंक में एक दिन में, दर्शक एक बार ध्यान दें, सिर्फ एक दिन में अहमदाबाद की उस बैंक में 20,000 करोड़ रुपया बदला गया। कोई पूछे कैसे बदला गया? आपसे तो
क्लॉज लगाया है कि 20,000 रुपया से ज़्यादा आप नहीं बदल सकते। 20,000 रुपये से ज़्यादा या 20,000 की रकम आप दोगे तो आपको आधार कार्ड भी देना है और तमाम तरह की शिनाख्त होंगी। और उस बैंक में एक सिंगल डे में, सिर्फ ये एक दिन का डाटा है, 20,000 करोड़ रुपया बदला गया। तो आप अंदाज़ा लगा लो किस कदर काला बाजारी हुई। उर्जित पटेल जी के पसीने छूट गए क्योंकि सारा ब्लैक मनी तो वाइट हो चुका था। वो मरता क्या ना करता, उन्हें भी रिजाइन देना पड़ा। फिर उसके बाद जो आरबीआई के गवर्नर बनाए गए, उनका मालूम है आपको परास्नातक किस सब्जेक्ट से थे? भूगोल से, जियोग्राफी से। एक ऐसा व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल के बाद बनाया गया जो इकोनॉमिक्स का ई नहीं जानता। तो इस तरह के हालात हमारे देश में हैं और ऐसे तमाम किस्से हैं, तमाम कहानियां हैं कि इस ऐसे ऐसे विभागों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें उस विभाग की ABCD नहीं पता। निर्मला सीतारमण जी से महंगाई का माँ पूछो तो वो कहते हैं जी मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ। अगर अश्विनी वैष्णव जी से बोला जाए कि रेल की दुर्दशा ऐसी क्यों हो रही है तो वो कहते हैं जी हम तो 18 घंटे काम करते हैं, हम तो रील बना रहे हैं। अगर विदेश मंत्री जी से पूछा जाए, राजनाथ सिंह जी से, तो वो क्या करते हैं कि विमानों पे नींबू और रक्षा मंत्री, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री जी विमानों पे क्या लगा देते हैं? नींबू और मिर्ची। कहते हैं साहब इससे देश की रक्षा होगी, इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। गृह मंत्री का कहना क्या, जो व्यक्ति तड़ी पार रहा हो, 6 महीने जो प्रदेश वदर कर दिया गया हो, उस व्यक्ति को आपने गृह मंत्रालय दे रखा है। और प्रधानमंत्री को कहना क्या है, जो व्यक्ति खुद डिवाइडर इन चीफ की जिसको संज्ञा मिली हो, वो एक है तो सेफ है का नारा दे रहा है। अब पता नहीं किसे एक कर रहे हैं और किसे सुरक्षित कर रहे हैं। उस बात का भी राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है। वो सेफ भी कल दिखाया गया, वो तिजोरी भी कल दिखाई गई कि कौन सी तिजोरी को सुरक्षित किया जा रहा है, तिजोरी में किसका माल है। और एक बार आप भी दर्शकों को बता दीजिए क्या है मसला। देखिए मसला ये है, मोदी जी ने कहा है कि एक है तो सेफ है। इससे पहले योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, तो उसको बचाने के लिए लीपा पोती से मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। सेफ का मतलब होता है, दर्शक नहीं समझ पाए थे, फिर राहुल गांधी जी ने समझाया कि सेफ का मतलब है तिजोरी। और उस तिजोरी को खोल के दिखाया कि उस तिजोरी में अडानी जी का पैसा है। और एक कौन हो रहे हैं? मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, अंबानी जी, अडानी जी और सेबी की चीफ माधवीपुरी जी, ये लोग एक हो रहे हैं। और जब तक ये लोग एक रहेंगे तभी तक ये लोग सुरक्षित रहेंगे और सारा जो आपके टैक्स का पैसा है ये डकार लेंगे और उस सेफ में पहुंचा देंगे। तो खेल सारा ये चल रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सारा माल अडानी अंबानी जी की तिजोरियों में पहुंचाया जा रहा है। मोदी जी इस मामले में बड़ी कलाकारी से काम काला कर रहे धन हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये हमारे दर्शक बखूबी जानते होंगे। मलिक साहब, अंधेन नगरी, चौपट राजा। जी जी बिल्कुल। देखिए बेबाक जी, अभी डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया और मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा। भाई तिजोरी किसकी भरी जा रही, और फिर जब चूंकि हम चुनाव पे ही बात कर रहे हैं, मैं इस बात को वहीं लेकर आ रहा, फिर इस तिजोरी में से कुछ पैसा निकले और वो कहीं ना कहीं चुनाव पे भी खर्च करा जा। मैं फिर चुनाव के खर्चे पे आ रहा, यूं पैसा खर्च कहाँ से हो रहा? भाई पहले तो उनकी तिजोरी भर दो, फिर जब चुनाव आओगे, आपने देखे नहीं प्रधानमंत्री जी जो इनके हेलीकॉप्टर में उड़ते फिरे। अरे एक प्रधानमंत्री का ये काम मैं तो देख रहा, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो ये तो नु कहते हैं कि भाई सब कुछ जो है देसी चलेगा, सब कुछ जो है सरकार के उसमें चलेगा। आप मीडिया कर्मी हैं, बोलते थे दूरदर्शन कहां से कहां जाएगा, और मोदी जी बोलते थे कि मैं तो दूरदर्शन के पत्रकारों को जब विदेश में जाऊंगा अपनी साथ लेकर जाऊंगा। आज दूरदर्शन का क्या हाल है भाई, कौन दूरदर्शन देख रहा? सारी की सारी सरकारी संस्थाएं चौपट होगी। और फिर इन सरकारी संस्थाओं में एंट्री किसकी हो रही? आप ये भी तो देखो, सरकारी संस्थाओं में एंट्री किसकी हो रही? वे यही 2-3 घराने। भाई इस देश में तो उद्योगपति और भी तो थे। अभी आपने टाटा जी का देहांत हुआ, अरे कितना बड़ा ग्रुप भाई है। कहां से ये अंबानी, अडानी को कौन जानता था भाई? 10 साल पहले कौन जानता था? अब आप उनकी तिजोरी भरेंगे, उनकी तिजोरी से माल निकलेगा, वो आपके चुनाव में खर्च होगा और ये सारा का सारा चक्र समझा दिया चौधरी साहब ने। मैं इस आगे बढ़ा रहा, लेकिन भला हो
कुछ लोगों का इस देश में अभी भी कुछ ऐसे जो सच्चे राष्ट्रभक्त है, मैं डॉक्टर साहब की तरफ इशारा कर रहा, आज के टाइम में सच्चाई कोई बता नहीं सकता, बोलते नहीं। मीडिया वाले तो पहले तो बात मीडिया वाले नहीं बुलवाते, और अगर मीडिया वाले बुलवावे तो किसी में बोलने की हिम्मत नहीं। लेकिन जब इस तरीके से, और ये सारी की सारी बात ऑन रिकॉर्ड है जो डॉक्टर साहब बता रहे, और मैं उसको जो है सर्टिफाइड कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पे कोई भी आके इस पे बहस करो, भाई हम तो पढ़े लिखे आदमी, कोई अनपढ़ गवार थोड़ा ही है कि ऐसे ही आपके सामने बैठ गए। वे भी प्रोफेसर है, पीएचडी है उनकी जो है फिजिक्स के अंदर, मैं कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हूं, मेरी भी पीएचडी। तो ऑन रिकॉर्ड सारी बात हम समझ रहे, जनता के सामने रख रहे। लेकिन अब जनता की बारी है कि जनता भी इस बात को समझे। हो सकता है कभी हम भी अज्ञानी हो, भाई हमारी भी तो आंखें खुली, अगर हमारी आंखें खुल सके तो जनता की आंखें क्यों नहीं खुल सकती। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को सरकार से पूछना पड़ेगा। चुनाव आयोग के ऊपर जैसे हम क्वेश्चन मार्क उठा रहे, जनता को भी चुनाव आयोग से बात करनी पड़ेगी। अरे क्या मोदी 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 मोदी, अरे आप देखो मोदी जी ने तो क्या वादे करे थे, चला जाऊं फिर पीछे, फिर आपको होंगे रील घुमा दी। अरे भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करा था, महंगाई खत्म करने का वादा करा था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करा था, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने का वादा करा था, किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा करा था, हैं पता नहीं क्या क्या। और 30 दिन में काला धन काला धन काला धन, कहां गया भाई काला धन? भर दिया इनकी तिजोरियों में। फिर तिजोरी की बात आ गई, 15 लाख। हाँ नहीं 15 लाख, चलो वो तो बोल ही दिया भाई, 15 लाख रुपए तो वो जुमला था, वो तो अमित शाह जी ने बता दिया। लेकिन थारी अंकु पे बिल्कुल काली पट्टी बंद रही का, कब जागोगे? हिंदू मुस्लिम में बर्बाद हो जाओगे। देश में देख लो हवा का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, तारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। ये तो सारे अपने बच्चे जो है विदेश में जो है पढ़ाओगे, थारे बच्चों के यहाँ अब हवा के कारण सारे स्कूल भी बंद होंगे। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? आपको जागरूक होना पड़ेगा। और चौधरी साहब क्रांति आओगी इस देश में, बता रहा, आप इतिहास देखो। अब ये बताओ क्रांति कहाँ से आवेगी? वोट डालने पे तो शिकायत कर रहे हैं, वोट ना गिरन दे रहे। नहीं क्यों नहीं आने की क्रांति? एक बात बताओ, हम और आप आपके स्टूडियो में बैठ के अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं और ये 143 करोड़ लोगों में बात जा रही, क्रांति और कैसा होगी? आप भी चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हैं? अरे क्रांति हमारे जैसे लोग लाओगे, डॉक्टर साहब जैसे लोग लाओगे, ये भाई मेरे साइड में बैठे और उसमें आपकी भी भागीदारी रहेगी। कहानी सुनी होगी ना, चिड़िया वाली, आग लग रही थी। आपका भी नाम आने वाले टाइम में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक तरफ देश में इस तरीके का माहौल था, कोई भी मीडिया कर्मी सरकार के विरोध में बात करने वाला नहीं था। और आप अगर इस तरीके की डिबेट कर रहे और इस डिबेट को आप रिलीज कर रहे और ये पूरे हिंदुस्तान में घूमेगी, भाई नाम तो चौधरी साहब आपका भी होगा। लेकिन ये बात मैं फिर कह रहा, एक अकेले डॉक्टर कुलदीप मलिक से काम नहीं चलेगा, एक अकेले डॉक्टर अरुणेश यादव से काम नहीं चलेगा, एक अकेले विपिन बेबाग से काम नहीं चलेगा, एक अकेले रिजवी भाई से काम नहीं चलेगा। घर घर के अंदर आपको डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा करने पड़ेंगे, विपिन बेबाग पैदा करने पड़ेंगे, डॉक्टर अरुणेश यादव पैदा करने पड़ेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में अगर यही हिंदू मुस्लिम का ड्रामा चलता रहा तो इस देश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैं तो चैलेंज करता हूं जितने भी हिंदू भाई है, जरा भाई मैं भी आप ही का ही भाई हूं, आप मुझे एक काम बता दो, सरकार ने अगर हिंदुओं के लिए किया हो एक भी काम बता दो, सारी की सारी सुविधा आप दूसरे समाज को देंगे, अपनी लड़की की शादी आप मुस्लिम समाज में करेंगे, हैं? उनकी लड़की आप अपने घर लेकर आएंगे और हमें हिंदू मुस्लिम में आप लड़वाओगे, वोटों को आप बांटेंगे। इस तरीके की अब भाई डॉक्टर कुलदीप में भी समझ गया, सब समझ रहे इस बात को। और हमने तो काम कर दिया, हम ही तो फंसे थे मुजफ्फरनगर में, हमने तो अपना काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे फिर कह रहा, देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम खत्म हो, असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पर्यावरण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, जो 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में अनाज दे रहे इसकी बात हो, हमारा ही पैसा और ये पैसे बांट बांट के। और मैं तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के को यहाँ पे कह रहा, आप किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र चौधरी साहब उठा लो, हम युवाओं को इतने रुपए, किसानों को इतने रुपए और फला फला, भाई कहां से ला रहे तुम ये पैसा? थारे घर में पैसा बनाने की मशीन चल रही क्या? अरे हमारा ही पैसा, मिडिल क्लास फैमिली का पैसा हमारे से इकट्ठा करो और उसे तुम बांटो और अपनी तुम तिजोरी भरो। आय हाय भाई, ये नहीं चलने का, अब नहीं चलने का। अब तो जनता जागने लगी चौधरी साहब, धीरे धीरे जनता जागने लगी है। सादाब रिजवी क्या मानते हैं, जनता जाग रही है? बिल्कुल जनता जाग रही है। और मैं तो अपने मित्रों और भाइयों बहनों से क्षमा मांगते हुए ये कहूँगा कि चार देशद्रोही बैठ के एक स्टूडियो से बात कर रहे हैं। देशद्रोही इसलिए क्योंकि जब वीडियो पहुंचेगी तो आईटी सेल सीधा सीधा लिखेगी देशद्रोही बैठे थे और बातें कर रहे थे।
तो ऐसे देशद्रोही जो बात कर रहे हैं, कल जब इनको बेबाक कहा जाएगा तब समझेंगे कि क्रांति आ गई है। आज तो लोग कहेंगे देशद्रोही, लेकिन जब समझा जाएगा जब इनको बेबाक कहा जाएगा। दूसरी बात, आपने एक बात ये कही कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे एक बार बताओगे तो संविधान ने अधिकार दियो अपनी अपनी मन की बात हर एक आदमी कर सके। जो प्रधानमंत्री जी कर सके तो आप भी कर सको, आप भी कर सको। मैं तो माइक ही लगा रहा हूँ, मैं तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो कहाँ है माइक लगाने को, आप बताओ साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर व्यक्ति को है और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आप डरेंगे तो सामने वाला आपको डराएगा। डरेंगे तो मरेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस तरह के मरने मारने वाले शब्दों का इस्तेमाल मैं तो नहीं कर सकता, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं एक बात ये मानता हूँ कि आप अगर वोट डालते हैं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका काम है सरकार से सवाल करना और आपको सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार चाहे आपकी चुनी हुई हो या आपके पसंद की ना हो, लेकिन वो इस देश की सरकार है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सरकार से प्रश्न पूछना बिल्कुल चाहिए। जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। सरकार दूसरी भी हो सकती है जो आपको पसंद ना हो, लेकिन सरकार आपकी है। आपको सवाल उठाना चाहिए और सवाल उठते रहने चाहिए। क्यों कि अगर सवाल नहीं उठेंगे तो सरकार को भी पता नहीं होगा कि आखिर उसकी जनता चाहती क्या है। बेबाक जी, देशद्रोही इसलिए मैंने कहा कि लोग जो है एकदम सोशल मीडिया पर जैसे कोई ट्रेंड चलाया जाता है और कोई हक की बात करता है, देश के पक्ष में बात करता है, उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। लेकिन देशद्रोही शब्द से डरना नहीं है। आपको पता है कि आप संविधान के रक्षक हैं। अगर आप जागृत होंगे, आप जागरूक होंगे तो संविधान बचेगा। आपने कहा था ना कि ये बटेंगे कटेंगे, तो मैंने नहीं कहा था, वो योगी जी ने कहा था और मोदी जी ने कहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने सर सवाल पूछा था अभी कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, सवाल तो मैं अब भी पूछ सकता हूँ जी। जी। तो बटेंगे और कटेंगे पे जो हमारे कल तावड़े जी हैं, महाराष्ट्र के नेता, हिंदी कम जानते हैं। बटेंगे की जगह बांटेंगे उन्होंने पढ़ लिया। तो बांटेंगे तो काटेंगे, यानी वोट। अब उन्होंने बांटना शुरू कर दिया और वोट काटने शुरू कर दिए, पकड़े गए, धराशायी हो गया खेल सारा। दूसरा, एक है तो सेफ है, वो नारा भी आपने खूब सुना होगा, सवाल भी पूछा। तो एक है तो सेफ है का नारा आपने अभी कुछ दिन पहले देखा था, जब महाराष्ट्र की सरकार गिराई जा रही थी, जब विपक्ष पार्टी वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी और भाजपा अपनी एक मीटिंग करती है और वहाँ पर सरकार गिराने की बात करती है, तो वहाँ अडानी जी मौजूद थे। मैं नाम ले रहा हूँ खुल के, क्योंकि जब वो सारे फोटो में आ चुके हैं, वीडियो में आ चुके हैं, अडानी जी वहाँ मौजूद थे। तो भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षक क्यों नहीं घोषित कर देती? पार्टी का संरक्षक घोषित कर देना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री जी को खुद एक बिजनेसमैन घोषित कर देना चाहिए। दोनों में से एक काम। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये सादा रिजवी। बिल्कुल, मैं खुले मंच पे कह रहा हूँ बेबाक जी, आपका नाम बेबाक है तो इसलिए बेबाकी से कह रहा हूँ आज कि या तो बिजनेसमैन घोषित कर देना चाहिए पीएम साहब को, या फिर अडानी जी को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षक घोषित। चलिए, अपनी अपनी सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने का, उनको भी अधिकार है अपने मन की बात कहने का। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब मन की बात कर सकते हैं, तो आम आदमी भी अपने मन की बात कर सकता है। आपको हमारे सब लोगों की बातें कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।